नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी इंडिया चैनल के प्लेटफॉर्म पे। आज से हम हिस्ट्री की जो एमसीक्यू सीरीज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। विदाउट एनी डिले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये बताना है आपको कि इनमें से किसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक प्रकार का डॉक्यूमेंट था जो इंग्लैंड के जो लोग थे जो कि राजा के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए जो राजा था उसने एक डॉक्यूमेंट निकाला जो कि क्या कर रहा था, लिबर्टीज़ दे रहा था वहाँ के पीपल्स को। तो उसी डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो अगर आपको ये बताना है कि इंडियन पीपल के लिए कौन सा मैग्ना कार्टा है, इनमें से किसको कहा जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसके बाद आया था, जिसने कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नेम चेंज करके वाइसरॉय कर दिया था। और उस तरीके से जो पहला वाइसरॉय था वो था लॉर्ड कैनिंग। ओके, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए थी। इसके अलावा जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो भी एबॉलिश कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इन दोनों को ही रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा इसके अंदर ही एक न्यू ऑफिस को क्रिएट किया गया था जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, नाउ इल्बर्ट बिल 1878 को आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया था, जिसके अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जो फंक्शन थे उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया। तो आई होप आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, इन व्हाट वे डिड द अर्ली नेशनलिस्ट अंडरमाइन द मॉरल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल विद ग्रेट सक्सेस। इसका मतलब है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने किस तरीके से अंडरमाइन किया जो मोरल फाउंडेशन थी ब्रिटिश रूल की, वो भी एक ग्रेट सक्सेस के साथ। तो अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे? जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया था। अंडरमाइन का मतलब जो अथॉरिटी थी उस अथॉरिटी को क्या करना, कम कर देना। किसकी? ब्रिटिश रूल की अथॉरिटी को कम कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि किस तरीके से अर्ली नेशनलिस्ट ने जो अंडरमाइन किया था ब्रिटिश रूल को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इन चार ऑप्शन में से आपको एक बताना है। तो जो आंसर होगा इसका वो होगा बाय देयर एजिटेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखिए, अर्ली नेशनलिस्ट में जैसे थे WC बनर्जी हो गया, दादा भाई नौरोजी हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, सत्येंद्र नाथ बोस हो गए। तो ये सारे जो लोग थे ये अर्ली नेशनलिस्ट थे। तो 1905 से पहले जो भी लोग थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर थे वो सारे अर्ली नेशनलिस्ट कहे जाते हैं। उनका काम क्या था कि वो ब्रिटिश रूल्स को हमेशा ये कहते थे कि भैया हमारे लोगों के लिए आप रिफॉर्म्स लेके आएँ, सो डैट जो लोगों का जनजीवन है वो अच्छे से अच्छा हो सके। कभी भी जो ब्रिटिशर थे उन्होंने ऐसा काम किया नहीं। ठीक है। इसके अलावा ओपन रिवॉर्ड, एक चीज़ आपको याद रखना है, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे जिन्हें मॉडरेट भी कहा जाता है, उन्होंने कभी भी ओपन रिवॉर्ड या खुला विद्रोह कभी भी नहीं किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। बाय सीकिंग फॉरेन हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश, फॉरेन लोगों की मदद भी उन्होंने कभी नहीं ली। बाय सीकिंग द सपोर्ट ऑफ इंडियन लिविंग अब्रॉड, और जो लोग बाहर रह रहे थे इंडिया के लोग, उनकी भी हेल्प कभी नहीं ली इन्होंने। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अर्ली फेज। जो अर्ली फेज मतलब 1905 से पहले का जो फेज है ना, उसको ही अर्ली फेज कह रहे हैं। तो क्या एम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो जो पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला स्टेटमेंट है, इरेडिकेशन ऑफ ऑल पॉसिबल रेस क्रीड और प्रोविंशियल प्रिजुडिक्शन एमंग ऑल लवर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जो भारतीय प्रेमी थे, भारतीय प्रेमी के बीच हर संभव नस्ल, पंथ और प्रांतीय पूर्वाग्रह का उन्मूलन करना। प्रमोशन ऑफ पर्सनल इंटीमेसी अमंग ऑल द अर्नेस्ट वर्कर इन कॉज ऑफ द इंडिया, मतलब जो इंडिया के कॉजेस के लिए लड़ रहे थे उन लोगों के बीच में अच्छे संबंध बनाना, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड, मतलब जो लोगों की डिमांड थी ना, उस डिमांड को आगे रखना, ये एम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और चौथा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वायलेंट स्ट्रगल फॉर द पॉलिटिकल इमेंसिपेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि वायलेंट स्ट्रगल करना किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो इन चार स्टेटमेंट में से आपको बताने की कौन सा करेक्ट है। ओके, यहाँ पे आपके इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कभी भी ओपन रिवॉल्ट नहीं किया या वायलेंट वे ऑफ द स्ट्रगल कभी भी नहीं अपनाया। किसके खिलाफ?
नेशनलिस्ट के खिलाफ, सॉरी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ठीक है। जो मॉडरेट थे उन्होंने कभी भी वायलेंट स्ट्रगल को एज ए वेपन नहीं किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो जो ये वायलेंट स्ट्रगल वाला जो चौथा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सी ऑप्शन है वो कट जाएगा। इसके अलावा ये तीनों के तीनों स्टेट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं और इस तरीके से जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वॉज स्टार्टेड बाई एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट आपको पता है इट इज़ सी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये भी बता दूं कि ये फर्स्ट महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, ओके। तो ये बता रहे थे कि इनके द्वारा कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया। देखिए ये जो तीनों ही जो ऊपर के जो न्यूज़पेपर है ना ये आज के न्यूज़पेपर है, तो ये ऑप्शन में नहीं होंगे। तो जो इसका आंसर होगा न्यू इंडिया और कॉमनवील और न्यू इंडिया, ये दो ऐसे न्यूज़पेपर थे जो कि एनी बेसेंट के द्वारा पब्लिश किए जाते थे या लिखे जाते थे, कॉमनवील, ठीक है। तो एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट जो था, होम रूल मूवमेंट था, इसकी भी स्टार्ट किया था 1916 से ही होम रूल मूवमेंट की भी इस्टेब्लिश की थी। और ये एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी। एक चीज़ याद रखनी है आपको, 1893 में एनी बेसेंट इंडिया आई थी, ओके। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एनी बेसेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी, वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है ये, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि आज भी फेमस है, उसके रियल फाउंडर कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खान, अब्दुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो इसका आंसर होगा बहुत ही सरल है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा सी होगा, सॉरी इसका जो आंसर होगा बी होगा सैयद अहमद खान। इसका आंसर सैयद अहमद खान होगा, ठीक है। इसके अलावा जो नवाब सलीमुल्लाह थे, ठीक है, और अजमल खान इनके साथ और थे जिन्होंने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नवाब सलीमुल्लाह और अजमल खान थे इनके साथ, 30 दिसंबर 1906 को इन्होंने क्या करा था, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब्दुल कलाम आज़ाद इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन द इंडियन हिस्ट्री, जो कि इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और साथ साथ में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। मोहम्मद अली जिन्ना आप सभी जानते हैं, ये पाकिस्तान के फाउंडर थे, हमेशा पाकिस्तान की बात करते थे, जो कि इनको लास्ट में मिल भी गया था, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना किससे संबंधित है? मुस्लिम लीग से ही ये संबंधित है, साथ साथ में ये फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा है अबाउट द एक्ट ऑफ 1919। तो 1919 का जो एक्ट था उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, चारों को पढ़िएगा और फिर बताइएगा। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया मस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो जो भारत है ना, भारत जो उस टाइम पे जिसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे, जहाँ पे मतलब ऐसा इंडिया जहाँ पे ब्रिटिश का रूल था, वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। तो ब्रिटिश एम्पायर क्या पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, तो इंडिया भी उसका पार्ट है, ये कह रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी रियलाइज ओनली बाय प्रोग्रेसिव स्टेज। कहने का मतलब ये है कि देखिए उस टाइम पे क्या था कि इंडियंस लोग कह रहे थे कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए जो कि लोगों की सुने भी। तो उस टाइम पे कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको कब मिलेगी? प्रोग्रेसिव स्टेज पे, मतलब एट अ लेटर स्टेज पे आपको क्या मिलेगी? गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर क्लासिफाई इनटू रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो जो प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय जो सब्जेक्ट थे उनको दो भागों में बांट दिया गया था, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो ये भी सही हो जाता है। तो जो लास्ट है कि द सैलरी ऑफ स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये जो ऑफिस था कब क्रिएट किया गया था? 1858 के एक्ट के द्वारा, जो कि मैं आपको फर्स्ट में बता चुका था। जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, इसकी जो सैलरी को ड्रॉन किया गया था रेवेन्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसकी सैलरी को ड्रॉन नहीं किया जाता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए 1919 का जो एक्ट आया था, सबसे पहले 1918 में जो एडविन मॉन्टेगो थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे उस टाइम पे के जो वाइसरॉय थे,
ठीक है। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। किसको बोला, जो इंडिया के लोग थे। और इसका जो नतीजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 आया। ओके, और ये फोर्स में कब आया, 1921 में। इसका जो पर्पज़ था क्या था कि जो इंडियंस थे उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना था गवर्नमेंट में। ठीक है, इसके अलावा जो एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, रिफॉर्म्स करे थे सेंट्रल में एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। इसके अलावा मैं बताऊं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डैट इज जो अगस्त रेजोल्यूशन बोलते हैं, अगस्त रेजोल्यूशन 1917 में आया था, जिसे हम मॉन्टेगो रिफॉर्म भी बोलते हैं, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते थे। तो वो कब आया था, 1917 में आया था। ओके, ये चीज़ थी। अब ना आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इंस्पायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग। तो जब मैंने बताया था जो होम रूल लीग था, होम रूल जो लीग का जो फॉर्मेशन था वो किस चीज़ से इंस्पायर हुआ था, इन चारों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जस्ट बिफोर द फर्स्ट वार, आफ्टर द फर्स्ट वार, या आफ्टर द पासिंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1990। अगर आपको पता है कि जो होम रूल का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1916 में हुआ था, दो ब्रांचेस थी, एक को लीड कर रहे थे तिलक और दूसरे को लीड कर रही थी एनी बेसेंट। ओके, तो 1916 के टाइम पे क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। जस्ट बिफोर द फर्स्ट वार मतलब वो 1914 के पहले की बात होगी तो ये गलत हो जाएगा। आफ्टर द फर्स्ट वार 1918 की बात होगी तो ये भी गलत हो जाएगा। आफ्टर द पासिंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1909 तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1916 में क्या हुआ था, होम रूल की इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो होम रूल का इस्टेब्लिशमेंट किससे इंस्पायर होगा, सिंपल सा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, 1914 से 18 तक चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएट विद द एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर दो दल थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। तो गरम दल को एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई, इनमें से जो चार ऑप्शन है वो कौन से एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं थे। तो लोकमान्य तिलक जी ये तो थे, अरविंदो घोष भी थे, लाला लाजपत राय भी थे। एओ ह्यूम नहीं थे। एओ ह्यूम क्या थे, ब्रिटिशर थे, एक ब्रिटिशर सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करी थी। तो जो लोकमान्य तिलक थे ना, इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल का भी इनॉग्रेशन किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है, जो लोकमान्य तिलक थे ना, इन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाए, बट कभी भी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ थी इनके लिए। इसके अलावा 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो इनकी मृत्यु हो गई थी, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा अगर मैं अरविंदो घोष के बारे में बताऊं तो पहले तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, बट आफ्टर दैट इन्होंने संन्यास ले लिया और इन्होंने औरोविलो एक आश्रम बना दिया। ठीक है, कहाँ, पौंडीचेरी में। लाला लाजपत राय, देखिए ये लाला लाजपत राय थे, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, इन पे लाठियाँ खूब पड़ी थी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को बता चुका हूँ। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फेमस रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज एडॉप्टेड इन स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस इन हेल्ड इन कलकत्ता। सिंपल ये बोल रहा है कि एक स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का कलकत्ता में, जहाँ पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको पास कर दिया गया था। तो वो कौन सा ऐसा सेशन था, तो सितंबर 1920 का सेशन था, दिसंबर 1920 का सेशन था, या अक्टूबर 1924 का, या नवंबर 1925 का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सितंबर 1920 में क्या हुआ था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको फॉर्मली क्या गया था, अडॉप्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था और ये बोला गया था कि अब भाई हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ये कहानी थी। दिसंबर 1920 को गया सेशन हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना। गया सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, आपको याद रखना है कि 1920 में गया सेशन हुआ था। इसके अलावा अक्टूबर 1924 में बेलगाम में सेशन हुआ था, और बेलगाम सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो महात्मा गांधी जी हैं इस सेशन के क्या प्रेसिडेंट थे, और सिर्फ इसी सेशन के एक ही बार महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा नवंबर 25 में एक लेडी थी, इंडियन लेडी, जिनका नाम था सरोजनी नायडू, वो कलकत्ता सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी, और इस तरीके से वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई थी। ओके, और सेकंड प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की आफ्टर द एनी बेसेंट। बट अगर इंडियन वुमेन की बात करें तो सी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो आज के जो सारे सवाल थे ये इतने ही थे।
आई होप आपने सभी के आंसर दिए होंगे और आई होप मैं आप सभी को अच्छे से बता पाया हूँगा सभी के बारे में। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय करा है। अगर आपने एंजॉय करा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से और भी सेशन आएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।